आज से 100 साल पहले ऐसी कौन-सी चीज़ थी, जो तब भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी? तो इसी क्वेश्चन के ऊपर ये पूरी बुक जो है वो यहाँ पे मॉर्गन हाउसल नीचे ने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो किताब है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल क्यों है? बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है कि जो आज से 5000 10,000 साल के आस-पास भी थी, आज भी हैं और फ्यूचर में भी ये कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक ये सारी चीज़ें जो हैं, वो रहने वाली हैं। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम एज़ एवर बाय मॉर्गन हाउसेल। ये जो बुक जो उन्होंने लिखी है, उसके ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ अगर कोई है तो वो है कि द वर्ल्ड चेंजेस बट द ह्यूमन नेचर डज़ नॉट चेंज। अभी इसका मतलब क्या है कि जो दुनिया है उसमें कंटीन्यूअस कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कहीं पे जो बिल्डिंग नहीं थी आज, वहाँ पे आज नई बिल्डिंग बन गई है। कहीं पे कोई और चीज़ नहीं थी, जो वहाँ पे आज वो चीज़ आ चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है ना कि हमें ये समझना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जो पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, तो वो है ह्यूमन नेचर। मतलब ह्यूमन नेचर जो पहले जो था, आज है और भविष्य में भी ये चीज़ रहने वाली है, वो है कि ह्यूमन नेचर जो है, वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मतलब उसके जो बेसिक इमोशंस हैं कि जैसे फ़ियर हो गया, ग्रीड हो गया, फिर एन्वी हो गई, तो ये सारे जो इमोशंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। मतलब आज से अगर हम 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ था तब का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो उस टाइम पे भी ग्रीड थी, उस टाइम पे भी फ़ियर था और उस टाइम पे भी मतलब ये सारी चीज़ें, ये इमोशंस वग़ैरह तब भी थे और उसी की वजह से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि महाभारत का जो पूरा युद्ध था, वो हुआ था। आफ्टर 5000 ईयर्स अगर हम देखें, तो आज भी फ़ियर, ग्रीड, एन्वी और आजकल ये कंपैरिज़न्स वग़ैरह आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी चाहे एआई आ जाए या वर्ल्ड कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, बट ये जो ह्यूमन नेचर जो हमारा है कि जहाँ पे हमें डर लगता है, हमें भी लालच होती है पैसों की, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कभी भी जाने वाले नहीं हैं। तो ये है सेम एज़ एवर का जो एक पहला फ़ॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो भविष्य में भी चेंज नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वो है कि अनसर्टेन फ्यूचर जो है वो हमेशा ही रहने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर कोई कंपनी है कि जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत सालों से है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे बुक के अंदर दिया है लेमन ब्रदर्स का। तो जैसे हमें पता है कि 2008 में ये कंपनी जो है वो सबसे पहले बैंकरप्ट हुई थी। अभी उसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो लेमन ब्रदर्स जो थी वो कुछ 150 इयर्स अराउंड वो वहाँ पे कंपनी जो थी वो चल रही थी, अच्छी सक्सेसफुल फाइनेंशियल के साथ वो कंपनी जो है वो चल रही थी। बट सडनली कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का जो था उस कंपनी को लेके वो कम हो गया। तो उसकी वजह से रातों-रात मतलब ऑलमोस्ट 72 आवर्स में पूरी कंपनी जो थी, वो बैंकरप्ट हो गई। तो जो 150 साल तक उस कंपनी को कुछ नहीं हुआ था, बट सडनली इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की वजह से वो कंपनी डूब गई। तो मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर है, वो हमेशा ही अनसर्टेन रहने वाला है। तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन जो है वो करना है और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जो आज ही सडनली अनसर्टेन हो गया है। मतलब अगर फ्यूचर में भी अगर जब हम होंगे, तब भी अगर हमें आगे का कुछ भी चीज़ अगर प्रिडिक्ट करना होगा, तो वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहने वाली है। फिर तीसरी अगर हम यहाँ पे जो बात करते हैं, तो वो है स्टोरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मॉर्गन हाउसेल का कहना ये है कि स्टोरीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अगर लेट्स से आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको किसी के सामने रखना है या तो आपको किसी को पर्सुएड करना है, कन्विंस करना है, लेट्स से अगर आप सेल्स में हो कि जहाँ पे आपको सामने वाले बंदे को अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझा के उसको पर्सुएड करना है। तो ऐसे टाइम में स्टोरीज़ जो है ना, वो आपको काम आएगी। मतलब आप किसी को लेट्स से अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा के ऊपर अगर आप बात करते हो, तो बंदा इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। बट अगर आप उसको कुछ स्टोरी, ऐसे कुछ चीज़ें के बारे में समझाता हूँ कि जो लेट्स से अगर कोई रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल है या ऐसी कोई चीज़ों के बारे में जैसे हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे वो बंदा सामने वाला जो बंदा है वो ज़्यादा हमसे रिलेट कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। तो इसीलिए मतलब जब भी अगर आपको मौका मिले, तो स्टोरीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके वर्क कल्चर में या तो आपके कम्युनिकेशन में, जहाँ पे भी हो सके तो। तो ये एक चीज़ जो है वो हमें हमेशा याद रखनी है और इसी वजह से हम भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हमारी चैनल पे भी आपसे ये चीज़ करने वाले हैं कि अगर कोई भी पॉइंट होगा तो हमारे पास वहाँ पे कुछ स्टोरी होगी, कुछ रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल होंगे कि जहाँ पे हम आपको कन्वे कर सकें। फिर अगर मैं देखूँ 4th अगर पॉइंट है कि जहाँ पे जो उन्होंने डिस्कस किया है वो है एक्सपेक्टेशंस डिसाइड हैप्पीनेस। मतलब आपकी जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, आपकी आशाएँ जो है, वो डिसाइड करती है कि आप कितना खुश रहोगे लाइफ़ में। ये आज भी सच है, पास्ट में भी सच था
और ये चीज़ ऐसी है कि जो फ्यूचर में भी सच ही रहने वाली है। मतलब अगर हम देखें कि अगर हम हमारी लाइफ़ के अंदर भी हम चेक करें ना, कि जहाँ पे अगर लेट्स से मैं चेक करता हूँ कि भई मेरे पास अगर आज कोई मॉडल है आईफ़ोन का या फ़ोन का किसी भी तरह का, अभी मार्केट ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे हर साल और कोई-कोई कंपनीज़ हर 5-6 महीने पे नया मॉडल्स निकाल रही रहती है, कुछ नया टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को किसी और के साथ कि नहीं यार उससे तो मैं उसके पास तो मेरे से भी अच्छा मोबाइल डिवाइस है या मेरे से अच्छी कार है या मेरे से अच्छा घर है, अगर इनमें कंटीन्यूअस अगर मैं कंपैरिज़न करता रहूँगा, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जाएगा। और जो मेरे पास अभी है, वो भी चीज़ भी कोई ऐसी-तैसी चीज़ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। हाँ, बट वो है कि थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेट्स से 1-2 साल हो चुका है। तो उसकी वजह से मेरा जो हैप्पीनेस का लेवल है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको इतना हमें ग्रो नहीं करना है। मतलब हमें हमारी लाइफ़ में जितना हमें इन्फ्लेशन हर्ट नहीं करता है ना, उतना हमारा एक्सपेक्टेशन का जो इन्फ्लेशन है, वो हमें हर्ट करता है। तो इसीलिए हमें हमारी लाइफ़स्टाइल को जो एक मॉडरेट लेवल का जो एक लेवल होता है, वहाँ पे आइडियली हमें रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें कंट्रोल में रखना है और हमारी हैप्पीनेस जो है, उसी तरह से हमारी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। फिर अगर हम देखें तो 5th पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। मतलब जब 2020 में जब कोरोना आया था, तो किसी को नहीं पता था। मतलब बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप द इकोनॉमिस्ट करके मैगज़ीन आता है, अगर आप वो पढ़ते हो, तो वहाँ पे कुछ जब भी वो ईयर एंड होता है, तो वहाँ पे वो कुछ अगले साल के लिए फ़ोरकास्ट वग़ैरह निकालते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग वो पढ़ते हो कि नहीं? अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो प्लीज़ आपको वो मैगज़ीन जो है, वो पढ़ना चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहता है। तो उस मैगज़ीन में जब कोरोना आया, उसके पहले वहाँ पे कोरोना या कोविड या तो ऐसे कुछ वायरस, ऐसे करके कोई भी चीज़ का वहाँ पे मेंशन नहीं था। वो छोड़ दीजिए, अगर आप कोई भी मीडिया आउटलेट में कहीं पे भी अगर आप ले लेते हो, तो कहीं पे भी कोविड के बारे में कोई भी तरह का मेंशन वहाँ पे नहीं था। बट सडनली कोविड आ गया, पूरी दुनिया में वो फैल गया। तो यही है रिस्क कि जो हमें नहीं दिखता है। रिस्क का मतलब ये इसका डेफिनिशन जैसे मॉर्गन हाउसल जी ने यहाँ पे किया है, वही है कि रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इससे हमें ये भी सीखना है कि रिस्क को हमें प्रिडिक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें प्रिपेयर्ड हमें जो है वो रहना है। मतलब वही चीज़ है कि रिस्क को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट उसके लिए क्या हम प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एक इंश्योरेंस करके भी कुछ प्रोडक्ट आता है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के लिए ही है कि जहाँ पे लेट्स से अगर अनफोर्सीन सिचुएशन में अगर हमें कुछ हो जाता है, तो हमारे परिवार वालों को क्या मिलेगा? उनको कुछ फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट मिल सकता है क्या? तो ये च सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम प्रिपेयर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे भी अजीब लगा, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी जानने की थी कि जीनियस इज़ वियर्ड। यहाँ पे उन्होंने आइज़ैक न्यूटन का एग्ज़ाम्पल दिया है कि आइज़ैक न्यूटन जो हमें सबको पता है कि उन्होंने ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के लिए बहुत सारी रिसर्च वग़ैरह किया था और उनका कंट्रीब्यूशन साइंस के लिए बहुत ही अच्छा खासा है। बट यहाँ पे उन्होंने एक सेकंड जो हमें बहुत लोगों को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि आइज़ैक न्यूटन जो है, वो जैसे ब्लैक मैजिक वग़ैरह होता है, ऑकल्ट होता है, फिर अल्केमी होता है, मतलब उनका इंटरेस्ट भी था, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है, बट मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ आपको कभी भी दिखाई भी नहीं जाएगी। यही चीज़ है कि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो जनरली हमें पता भी नहीं होती है। तो यहाँ पे जीनियस इज़ वियर्ड मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो जीनियस रहते हैं वो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहता है काम के लिए, वो तो वहाँ पे होता ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी कुछ ऐसी डार्क साइड्स भी होती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे उन्होंने इलॉन मस्क का भी एग्ज़ाम्पल दिया है कि भाई कौन-सा ऐसा बंदा होता है कि जो इतना पैसे अर्ली एज में कमाता है, फिर वापस से सारा पैसा जो है वो कुछ अलग-अलग स्टार्टअप्स फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी पैसा उन्होंने एक कुछ एक्स करके उन्होंने बनाया था सबसे पहले, कि जहाँ पे वो आई थिंक उन्होंने पेपैल को बेच दिया था और वहाँ पे जब उन मिलियंस ऑफ डॉलर जो उनको मिले थे अपने शेयर का, फिर वहाँ से उन्होंने उसमें से स्पेसएक्स स्टार्ट किया, टेस्ला स्टार्ट किया था और आई थिंक सोलर सिटी करके भी एक कंपनी है जो उन्होंने स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे समझने जैसी है कि अगर आपके पास इतना पैसा उस टाइम पे अर्ली एज में आ गया, फिर भी वापस से आपने सारा कुछ पैसा जो है, वो एक अगेन एक रिस्की एसेट में या तो एक रिस्की हम जिसको गैम्बल भी बोल सकते हैं उसमें आपने लगा दिया। तो ये है मतलब एक डार्क साइड या बोले या जीनियस बोले, आई डोंट नो।
सेम चीज़ हम स्टीव जॉब्स के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हाँ, उन्होंने प्रोडक्ट अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। बट जब वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ जो डील करते थे, तो वो बहुत ही हार्श वे में डील करते थे। उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ़ में भी मतलब वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी डॉटर के साथ भी कुछ कि वहाँ पे उनके जो रिलेशनशिप थे, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जीनियस जो है, वो एक वियर्ड होता ही होता है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। और ये चीज़ जो है वो पास्ट में भी थी, आज भी अगर कोई जीनियस है जैसे इलोन मस्क हम देख सकते हैं, पर फ्यूचर में भी होगा, तो ये चीज़ जो है वहाँ पे हो सकती है। फिर क्या है कि स्ट्रेस क्रिएट्स ग्रेट थिंग्स, मतलब जैसे हमें एक वहाँ पे एक कुछ कहावत थी आई थिंक कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि सेम चीज़ है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट का बर्थ कैसे हुआ था? मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो इंटरनेट हो गया, आई थिंक रडार भी था, ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें मतलब मुझे याद आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे जब कोई स्ट्रेस आता है, तो उसी टाइम पे अच्छी-अच्छी चीज़ें, ग्रेट थिंग्स बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बात करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इन इंडिया जब कोविड आया था, तो उस टाइम पे हमारे भारत बायोटेक करके जो कंपनी है, उन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड में हमारे लिए वैक्सीन्स तैयार की थी। चाहे उसका जो वैलिडिटी बोले या तो उसकी जो करेक्टनेस बोले वैक्सीन का, वो तरीका जो था वो सही था या नहीं था, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि जब उतना सिचुएशन हमारा टाइट था यहाँ पे इंडिया में, ऐसे टाइम में भी उन्होंने ये चीज़ मतलब जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाया कोविड के लिए, हमारे लिए तो बनाया ही बनाया, बट उन्होंने यहाँ से इंडिया से भी बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने जो वैक्सीन्स है वो वहाँ पे भेजे थे। तो ये हो गया मतलब एक एग्ज़ाम्पल है कि जब भी हमारे को स्ट्रेस आता है ना, तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ नया ग्रेट थिंग्स वहाँ पे हमें बन सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर है काम, क्रेज़ी काम। इसका मतलब क्या है कि काम जो है ना, वो ही मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि काम प्लांट्स द सीड्स ऑफ क्रेज़ी, मतलब आज काम जो है बहुत ही शांत है। उसमें ही जन्म होता है क्रेज़ीनेस का और फिर उसी क्रेज़ीनेस जब एकदम पीक पे चली जाती है, तो फिर वहाँ से जन्म होता है काम का। तो यहाँ मतलब क्या है कि एक साइकिल है। कैसी साइकिल? कि आज जहाँ पे शांति है, कल वहाँ पे विनाश हो सकता है। आज जहाँ पे विनाश चल रहा है, वहाँ पे कल शांति होगी। तो ये एक पूरा साइकिल है और ये साइकिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये 2 चीज़ों के लिए ही कंसिडर होता है। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारी रिलेशनशिप्स में भी लेते हैं, हमारी बॉडी के लिए लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए साइकिल्स का जो कांसेप्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सनल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक ऐसी चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आज जो हमारे दोस्त नहीं है या तो दुश्मन है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो वो कल हमारे दोस्त हो सकते हैं। आज जो हमारे दोस्त हैं, पॉसिबल है कि वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उनके साथ और वो हमारे दुश्मन बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसी को मैं साइकिल बोलता हूँ कि आज जो अच्छा है, वो कल बुरा हो सकता है, आज जो बुरा है, वो कल अच्छा हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें ध्यान में रखनी और ये साइकिल ऐसी चीज़ है कि जो पास्ट में भी थी, आज भी चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी ही चलेगी। फिर है कंपाउंडिंग मतलब वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम और यहाँ भी जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे कि हैबिट हो गया, तो लेट्स से अगर आपको कोई अच्छी हैबिट अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आपको छोटे-छोटे स्टेप्स जो है वो वहाँ पे लेने हैं, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम मतलब ऐसा डायरेक्टली अगर आप कोई बड़ी चीज़ करना चाहोगे या तो कुछ ड्रास्टिक चेंज अगर अपने लाइफ में लेने जाओगे, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि धीरे-धीरे हमें एक-एक स्टेप वहाँ पे जो है वो उठाते रहना है और ये कंपाउंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आज मेरी बुक्स पढ़ने की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं साइमल्टेनियसली 3-4 बुक्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो इनिशियली आपको ऐसा होगा कि यार 5 पेज भी आपसे पढ़े नहीं जाएँगे। बट अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ जो है वो डेवलप करनी है, तो आपको धीरे-धीरे अपना जो स्टेमिना है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग वो आपको बढ़ाते रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जैसे ही मतलब लेट्स से अगर कोई बुक लेके बैठे हो जो आपके इंटरेस्ट की है, तो तुरंत ही मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी बुक जो है वो 1 या तो 2 दिन में खत्म कर दोगे। ऐसा भी होगा बट उसके लिए टाइम लगेगा और जैसे-जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे आप जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी है बुक के अंदर, उसको अपने अंडरस्टैंडिंग जो है अपने माइंड में है, वो ज़्यादा फास्टर तरीके से आप उसको
कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है, कंपाउंडिंग जो है वो अच्छी चीज़ है, हमें ध्यान में रखनी है। फिर है शॉर्टकट वर्सेस लॉन्ग कट, मतलब अगर मैं इन्वेस्टिंग की टर्म्स में बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों को, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबको, जो भी बंदा इन्वेस्टिंग करता है या इन्वेस्टिंग नहीं भी करता है बट उसको रिच बनना है, तो बहुत बार बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे, और बहुत बार ऐसे एग्ज़ाम्पल्स अगर आप देखोगे ट्विटर वगैरह पे, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भई मैं ये एफ-एंड-ओ ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे पास इतना कैपिटल था और फिर सडनली ये हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया, या तो लोन के चक्कर में वो चले गए, डेट ज़्यादा ले लिया, कंप्लीटली उनका जो हाउस वगैरह था वो उनको बेचना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जल्दी से जल्दी रिच बनना है, अमीर बनना है। तो वहाँ पे जब वो शॉर्टकट लेने गए, तो ये एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो इसीलिए शॉर्टकट से हमें बचना है। फिर कंपटीशन नेवर स्लीप्स, मतलब जो कंपनीज़ आज एक्जिस्टिंग है, अगर वो कंटिन्यूअसली अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर अगर वो काम नहीं करती है, तो वो कंपनीज़ जो है, वो डूब जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोडैक करके कंपनी थी, हमने बहुत बार ये किस्से सुने हैं। फिर नोकिया करके कंपनी थी, आज भी है नोकिया। अभी ये जो नोकिया कंपनी का एक क्यूरियस केस मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे नोकिया का जो मार्केट शेयर था इन इन द टर्म्स ऑफ फ़ोन्स एंड ऑल, मोबाइल डिवाइसेज़, तो वो था कुछ 80% के आस-पास। नोकिया जो थे उसका पूरे पूरे वर्ल्ड में उसका जो मार्केट शेयर था वो क्लोज़ टू 80% के आस-पास था। बट उन्होंने इनोवेट नहीं किया जिस स्पीड से उनको इनोवेट करना चाहिए था। और सडनली जो 2007 में जब एप्पल ने अपना आईफ़ोन वगैरह लॉन्च किया, तो उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट जो है वो डिसरप्ट कर दिया। तो आज आपके आस-पास भी आप देख सकते हो कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिसके पास नोकिया का फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन जो है वो कभी भी सोता नहीं है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आज भी लेट्स से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी आईटी कंपनीज़ जो है अगर वो इनोवेट नहीं करती है, अगर हम हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर ये कंपनीज़ इनोवेट नहीं करती है, तो एआई का जो थ्रेट है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि कॉम्पिटिशन जो है वो कभी सोता नहीं है और हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर हमेशा ही काम करना है। और फाइनली यहाँ पे जैसे अगर उन्होंने बोला है, तो वो है कि सिम्प्लिसिटी विन्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन, या तो लेट्स से अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो, तो अगर वो कोई ईज़ी है, मतलब बहुत ही लेट्स से कोई ईज़ी वे में अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है, या तो लेट्स से अगर आपने किसी ने किसी को बोला कि भई मुझे रिच बनना है, मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, बट मुझे रातों-रात इन्वेस्टमेंट को डबल, ट्रिपल या ऐसा कुछ करना है। तो वहाँ पे लेट्स से कोई फंड मैनेजर होगा, वो आपको बताएगा नहीं, नहीं एफ-एंड-ओ वगैरह कर लो। नहीं, नहीं, तो आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, मुझे वो एफ-एंड-ओ की जगह पे आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दो कि जो कंपाउंड होता रहे या कुछ भी होता रहे। तो यहाँ पे मतलब अगर वो सिंपल वे में अगर आपको समझाएगा, तो आप नहीं मानोगे। बट अगर आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी डेटा दिखाएगा, ये 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा, फिर बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेल करती है, जबकि सिंप्लिसिटी विन करती है। मतलब अगर लाइफ में भी अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमें जो भी काम अगर हम कर रहे हैं, कोई भी वो काम हो सकता है, तो वहाँ पे सिंप्लिसिटी बहुत ही क्रिटिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारा प्रेज़ेंटेशन भी देखोगे, तो हमने 5 मिनट के अंदर ये पूरा प्रेज़ेंटेशन जो है, वो बनाया है। यहाँ पे कोई भी इतनी इमेजेस नहीं है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें हमें अच्छी दिखती है। हाँ, बुक पढ़ने में मुझे ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक लग चुके हैं। मैंने आराम से बुक पढ़ा है, एक-एक चीज़ को जाना है, समझा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिंप्लिसिटी है ना, वो हमारे लाइफ़ में हमें इनकॉर्पोरेट करना है। हाँ, अगर आपको किसी को पर्सुएड करना है, तब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम। तो ये चीज़ हमें याद में रखनी है। और फाइनली आई होप कि ये जो वीडियो जो था वो आपको अच्छा लगा होगा। हमने बुक के जितने भी मेन क्रिटिकल पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मेकिंग दिस वीडियो। अभी फ्यूचर में भी हम धीरे-धीरे ऐसा कंटेंट बनाने वाले हैं कि जो सेम एज़ एवर, मतलब कुछ ऐसी एडवाइस वगैरह हम देने वाले हैं कि जहाँ पे जो मैंने खुद अपनी लाइफ़ में जिसको यूज़ किया है, वही मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।